मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 की। बीएससी पार्ट 3 में हम जो टॉपिक स्टार्ट किया था आप लोगों के पास यूनिट फर्स्ट, वो अपनी थी एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर की हमने थोड़ा वाला पार्ट कवर कर लिया था। इसमें मैंने आप लोगों को इसमें जैसे इंट्रो वाला पार्ट था, इंट्रो वाले पार्ट में एनएमआर किसे बोलते हैं हम, एनएमआर का मैंने आप लोगों को एक और नाम बताया था कि एनएमआर को हम पीएमआर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे पास जो एटम जो होता है उसमें न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और जो हमारे पास एनएमआर की बात आती है तो वहाँ हम प्रोटॉन की स्टडी करते हैं मेनली, तो इसलिए हम इसको एनएमआर और पीएमआर दोनों नाम से शो करते हैं इसको, एनएमआर को। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। एनएमआर जो आप लोगों के पास स्पेक्ट्रा मिलता है किसी कंपाउंड का, वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड, जब आप लोगों के पास कंपाउंड होगा तो कंपाउंड में हम जो मेनली होता है वो एनएमआर में क्या देखते हैं, उसकी न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसकी स्थिति कैसी है, पोजीशन कैसी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो एनएमआर आप लोगों को स्पेक्ट्रा जब चाहिए हमारे पास होता है, एनएमआर जब हम देखते हैं स्पेक्ट्रा जब हमारे पास होता है तो वहाँ हमारे पास जो प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन जब आप लोगों के पास उसमें कुछ ना कुछ न्यूक्लियर स्पिन जब होती है तो वो दो प्रकार से आप लोगों के पास चुंबकीय क्षेत्र में अरेंजमेंट शो करता है। एक तो अपने पास होता है यहाँ पे, एक तो अपने पास होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी कि अलाइनमेंट विथ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक तो होगा अलाइनमेंट यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विथ मैग्नेटिक फील्ड, और एक अपने पास होता है उसकी विपरीत दिशा में। तो अपने पास होता है अपोजिट चला जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमारे पास होता है अगेंस्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने पास दो तरीके से होता है कि जब भी आप लोगों के पास प्रोटॉन होगा तो वो जो न्यूक्लियर स्पिन में आप लोगों के पास शो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में से भी दो प्रकार से अरेंजमेंट शो करेगा। एक तो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये अपने पास बात होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब हमें जब स्टार्ट करता है एनएमआर स्पेक्ट्रा, जब आप लोगों के पास क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रा हो, चाहे वो यूवी स्पेक्ट्रा आप लोगों के पास हो या फिर हमारे पास एक्सरे वगैरह हो, तो स्पेक्ट्रा जब भी आप लोगों को प्राप्त होगा तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी जो आप लोगों के पास वेवलेंथ होती है यानी कि वेव्स होती है, उनको एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा। ये दो आप लोगों के पास होगी, क्योंकि स्पेक्ट्रा जब अपने पास जब स्पेक्ट्रा चाहिए कंपाउंड का तो वो कैसे होता है, जब हमारे पास नॉर्मली क्या होगा, ये व्हाइट लाइट आप लोगों के पास होती है, तो व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर में से पास करते हैं। तो हमारे पास जैसे ही मैटर में से पास आउट होता है तो हमारे पास क्या होगा, एक तो आप लोगों के पास क्या तो कुछ जो होगा विकिरण वो क्या हो जाएगी, उसकी उत्सर्जित हो जाएगी, या फिर कुछ विकिरणें क्या हो जाएगी, उसकी अवशोषित हो जाएगी। यही अपने पास दो होता है। अगर आप लोगों के पास कुछ जो वेव्स होती है वो एब्जॉर्प्शन करती है तो उसके थ्रू हमें कौन सा स्पेक्ट्रा मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। अगर कुछ वेव्स आप लोग हमारे पास क्या होती है, इमिशन होती है यानी कि उत्सर्जित होती है, तो उसके थ्रू हमें इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। ये अपने पास नॉर्मली बात थी कि अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट पास की तो वैसे ही हम क्या करेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रा जब आप लोगों को बनाना है तो उसके लिए हम कौन सी वेव्स मेनली यूज में लेते हैं, वो अपने पास होती है रेडियो वेव्स। हमारे पास यहाँ होगी रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे की हम यूज में लेते हैं। तो ये जो रेडियो तरंगे जब आप लोगों के पास होगी तो रेडियो तरंगों के हम क्या करेंगे, किसी मैटर में से पास आउट करेंगे, यानी कि मेनली हमारे पास क्या होता है, उस मैटर में क्या होगा, एटम होगा, उस एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही रेडियो वेव्स को किसी मैटर में से पास आउट करेंगे तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, रेडियो वेव्स होगी। ये जो रेडियो वेव्स हमारे पास होगी, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, रेडियो वेव्स को पास करेंगे किसी मैटर में से, तो अपने पास जो न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में भी मेनली कौन सा, प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होगा हमारे पास वो निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि E1 जो आप लोगों के पास ऊर्जा स्तर, और ऊपर वाला ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, E2 ऊर्जा स्तर। तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा। जब हमारे पास, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रा जब हम पढ़ते हैं, तो यूवी स्पेक्ट्रा में क्या होता है, हमारे पास जो ट्रांजिशंस होते हैं कौन कौन से, सिग्मा टू सिग्मा,
पाई टू पाई, ये अपने पास ट्रांजिशंस होते हैं, हम स्टडी करते हैं। पाई टू पाई स्टार, ये अपने पास ट्रांजिशन हो गए। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अवशोषित करता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम रेडियो वेव्स डालते हैं किसी भी मैटर पे, तो वहाँ से जो न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में भी कौन सा, जब प्रोटॉन जो होगा वो निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा हमारे पास, तो कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा, जैसे ही हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रा मिलेगा। और हमारे पास जैसे ही वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा तो अब आगे क्या होगा, जैसे ही वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होती है, किसी भी आप लोगों के पास जो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती उच्च ऊर्जा स्तर में, तो वो क्या करेगा, वापस से निम्न ऊर्जा स्तर में आने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न से उच्च में जाएगा तब तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। और वैसे ही हमारे पास उच्च से निम्न में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, यानी कि उत्सर्जित करेगा, और उसके थ्रू हमें कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ हमारे पास जो E2 होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं नॉर्मली हमारे पास कि जब E1 से E2 में जाएगा तब तो हमारे पास कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, तब तो हमारे पास होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। और जब हमारे पास E2 से वापस हमारे पास E1 में जाएगा तब हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रा मिलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा, जिसे हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ होगा, इस प्रोटॉन पे भी यही फॉलो होगा कि जब हमारे पास प्रोटॉन जो होगा वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और वो भी अपने पास एनर्जी कौन सी फॉर्म में होगी, उसकी रेडियो फॉर्म में एनर्जी होगी। तो इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को तो इसके थ्रू ही हमें क्या मिलेगा, उसका NMR स्पेक्ट्रा हमारे पास वो प्राप्त होगा किसी भी यौगिक का। तो ये अपने पास प्रिंसिपल होगा कि NMR जो स्पेक्ट्रा मिलता है हमारे पास वो मेनली कैसे होता है कि प्रोटॉन जो होगा वो निम्न से उच्च में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि फ्लिपिंग आप लोगों के पास होगी एनर्जी की, तो उसके थ्रू हमें कौन सा स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, NMR स्पेक्ट्रा हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी होती है हमारे पास वो किसके इक्वल टू होती है, वो हमारे पास होगा यहाँ पे, ये जो एनर्जी होगी यानी कि दो ऊर्जा स्तर होंगे हमारे पास E1 और E2। इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच जो आप लोगों के पास अंतर होगा हम लिख सकते हैं यहाँ पे E2 माइनस E1 इक्वल किसके होगा, एच न्यू के बराबर होगा हमारे पास। तो E2 और जो अपने पास जब भी हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू आती है तो डिफरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा E लिख सकते हैं। तो डेल्टा E जो यहाँ पे हमारे पास होगा यानी कि एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो ये अपने पास नॉर्मली लैंग्वेज में होता है कि हमारे पास जब एनर्जी आएगी किसी भी दो एनर्जी लेवल्स आएंगे तो उनके बीच जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल टू होगा। नेक्स्ट बात करेगा हम NMR स्पेक्ट्रा में, तो वो NMR स्पेक्ट्रा में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल टू होगी, वो हमारे पास होगी यहाँ पे डेल्टा E बराबर न्यू हमारे पास होगा बीटा एन अब एच नॉट अपॉन आई। ये जो हमें एनर्जी मिलेगी NMR स्पेक्ट्रा में वो होगी हमारे पास म्यू बीटा एन एच नॉट अपॉन आई। तो यहाँ पे अगर हमने सिंबल जो यूज़ किए हैं बीटा एन वगैरह वो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी होगी मेनली NMR स्पेक्ट्रा के लिए, ये किसके लिए होगी, NMR स्पेक्ट्रा की एनर्जी जो होगी वो इसकी इक्वल टू होगी। तो यहाँ अगर हम देखें यहाँ पे म्यू क्या है हमारे पास, बीटा एन क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बीटा एन होगा इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, यानी कि ये क्या है, एक कांस्टेंट है हमारे पास बोर मैग्नेटॉन। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आई की, तो ये आई क्या है हमारे पास, आई हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं NMR स्पेक्ट्रा में क्या है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर
स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी हमने कल वैल्यू निकालना सीखा था कि आई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि जब हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की वैल्यू जो होगी वो इक्वल आएगी, तब हमारे पास यानी कि इवन जब होंगे दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, तब हमारे पास आई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जब हमारे पास आई की वैल्यू 0 होती है तो वो NMR इनएक्टिव आप लोगों के पास होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जब हमारे पास आई की वैल्यू जो होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, तब क्या होगा, वो हमारे पास NMR एक्टिव। तो ये आई की वैल्यू होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे H0, तो H0 क्या है हमारे पास, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। जो H0 जो आप लोगों के पास होगा वो क्या होगा हमारे पास, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद अगर हम बात करें डेल्टा ई, तो डेल्टा ई हमारे पास क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है यहाँ पे, यही होगा हमारे पास NMR स्पेक्ट्रा में जो एनर्जी आप लोगों के पास होगी। तो ये अपने पास प्रिंसिपल था कि जो NMR स्पेक्ट्रा हमारे पास होता है उसका वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है और किसके थ्रू हमें उसका NMR स्पेक्ट्रा मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो NMR स्पेक्ट्रा हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे हम जैसे हमारे पास ये क्या होगा, ये तो हमारे पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये होगा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो एक टर्म और यूज में लेते हैं यहाँ पे, एक तो हमारे पास होता है यहाँ पे अल्फा लेवल बोल सकते हैं इसको, और एक बोलते हैं हम इसको बीटा लेवल। क्यों बोलते हैं इसको अल्फा बीटा या फिर जिमोन लेवल। जिमोन जो लेवल होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास जिमोन लेवल, जो स्तर होते हैं हमारे पास जिमोन लेवल। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टार्क इफेक्ट और जिमोन प्रभाव, जो जिमोन इफेक्ट, ये क्या होता है स्टार्क इफेक्ट और जिमोन इफेक्ट, जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, तब जब उनका विपाटन अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में होता है, तब तो हम उसके लिए कौन सी यूजेज लेते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं उसे, स्टार्क प्रभाव बोलते हैं। लेकिन जब हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरणें यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर हमारे पास विपाटन जो होता है वो किसकी उपस्थिति में हो, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, जिमोन प्रभाव बोलते हैं, जिमोन लेवल हमारे पास होंगे। तो यही अपने पास यहाँ पे है कि जो NMR स्पेक्ट्रा आप लोगों को मिलेगा वो कभी भी आप लोगों के पास, जब हम इस पे क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखो ये जो H0 हमने यूज किया है वो हमारे पास क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हमारे पास NMR स्पेक्ट्रा आप लोगों को चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या बनेगा, उसका NMR स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो यही अपने पास था कि इसको हम अल्फा लेवल या फिर बीटा लेवल या फिर जिमोन लेवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या शो करता है, ये हमारे पास जिमोन प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ये इसका प्रिंसिपल था NMR का। नेक्स्ट अगर हम बात करें NMR स्पेक्ट्रा में, NMR जो हमारे पास है उसमें कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिनका हमारे पास NMR स्पेक्ट्रा जब हम बनाएंगे कंपाउंड का, उनका यूजेस होता है। तो उस टर्म की हम बात करें तो एक टर्म आप लोगों के पास आती है इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास, वो हमारे पास होगी कपलिंग कांस्टेंट। क्या होता है कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट की अगर हम बात करें, कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग स्थिरांक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, NMR स्पेक्ट्रा जब भी हमें चाहिए तो हम मेनली क्या देखते हैं, जो कंपाउंड हमारे पास होता है उसमें प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसा है, ये हम इसकी हम स्टडी करते हैं। अगर मीथेन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास है हाइड्रोजन CH4, यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मेथेन आप लोगों के पास प्रेजेंट है CH4, हम क्या देखेंगे, इसमें जो प्रोटॉन आप लोगों के पास प्रेजेंट है वो उसमें एनवायरनमेंट कैसा है, प्रोटॉन का डिफरेंट एनवायरनमेंट है या फिर चारों जो प्रोटॉन है वो एक ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अपने पास प्रोटॉन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, यानी कि चारों जो प्रोटॉन है वो एक ही पोजिशन में है। तो इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, ओनली फॉर वन सिग्नल मिलेंगे, यानी कि
1 NMR स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो कपलिंग कांस्टेंट आप लोगों के वर्ड यूज में आएगा वो क्या होता है, जो NMR सिग्नल आप लोगों को मिलते हैं, NMR स्पेक्ट्रा जो हमें मिलेंगे, उनकी जो प्रोटोन होते हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्यामिति कैसी होती है प्रोटोनों की, उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं, कपलिंग कांस्टेंट के थ्रू करते हैं। कि जैसे ही आप लोगों के पास अगर हम बात करें यहाँ पे एल्कीन की, तो ये जो एल्कीन है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना है, NMR स्पेक्ट्रा हमें बनाना है। तो इस NMR स्पेक्ट्रा को देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटोन देखेंगे कि प्रोटोन का अरेंजमेंट कैसा है। तो यहाँ इस कार्बन की अगर हम बात करें प्रोटोन की, तो यहाँ पे 2 प्रोटोन इसके पास प्रेजेंट है, और हमारे पास जैसे हम इसका एनवायरमेंट देखेंगे दूसरे कार्बन के पास, तो यहाँ जो प्रोटोन, यहाँ पर भी अपने पास प्रोटोन प्रेजेंट है, लेकिन ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन है उसके जस्ट पास में क्या है, हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है। तो यानी कि ये जो आप लोगों के पास मिलेंगे, हमारे पास NMR स्पेक्ट्रा होगा, इसका हमें डिफरेंट NMR स्पेक्ट्रा मिलेगा और इसका हमें डिफरेंट NMR स्पेक्ट्रा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो प्रोटोन है उनका एनवायरमेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट प्रेजेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो NMR स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, तो इसके थ्रू हमें कितने 3 सिग्नल हमारे पास मिलेंगे, एक प्रोटोन के थ्रू एक सिग्नल मिलेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो इस प्रोटोन के पास क्या है, यहाँ पे जिस पास में क्लोरीन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ देखिए हम तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, इसके पास हाइड्रोजन। तो ये भी डिफरेंट NMR स्पेक्ट्रा देगा और ये भी और ये वाला, तो इसके थ्रू हमें क्या मिलेंगे, 3 NMR सिग्नल मिलेंगे। यही होता है अपना कपलिंग कांस्टेंट हमारे पास, कि जब प्रोटोनों की ज्योमेट्री हमें आइडेंटिफाई करनी है, ज्यामिति हमें देखनी है कि कैसे प्रोटोनों की ज्योमेट्री को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि मेनली अगर हम बात करें ज्योमेट्री में, तो वो क्या होती है, सिस ट्रांस हमारे पास होती है। इसके अलावा हमारे पास एक्सो एंडो वाली चीज आती है, तो वही हमारे पास किस में आती है, कपलिंग कांस्टेंट में। तो इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें, हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल, कि हमें नंबर ऑफ सिग्नल कैसे मिलेंगे, तो वो भी किस पे डिपेंड करेंगे, हमारे पास प्रोटोन पे डिपेंड करेंगे कि कितने टाइप्स के आप लोगों के पास प्रोटोन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या मिलेंगे, उसके नंबर ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल शिफ्ट क्या होती है, रासायनिक विस्थापन क्या होता है। केमिकल शिफ्ट जो होती है आप लोग हमारे पास, उस पर आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और हमारे पास लेंथी क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछ सकता है केमिकल शिफ्ट से। अगर हम यहाँ पे बात करें केमिकल शिफ्ट की, रासायनिक विस्थापन या फिर केमिकल शिफ्ट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इससे अगर आप लोगों के पास लेंथी क्वेश्चन अगर वो पूछता है तो उसके फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग जो होंगे, यानी कि इसके केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक, वो इसमें इंक्लूड करेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछता है तो आप लोगों के पास एक ओनली फॉर केमिकल शिफ्ट की क्या पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा। तो ये अब हमारे पास क्या है, ये जो केमिकल शिफ्ट जो आप लोगों का टॉपिक है वो लेंथी टॉपिक है, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।